अब एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है, देखो अब मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इस लेग को मैं ये ले रहा हूँ और इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ इस डायग्राम को, ठीक है। अब एक ह्यूमन मसल ग्रुप्स के ना बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, देखो मैंने ये कंपार्टमेंट बनाया ना, ये एक ये एक ये एक ये एक ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब ये कंपार्टमेंट्स में ना मान लो कि कहीं पे भी वो जो नाइफ या एक्स से यहाँ पे अभी चोट लगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे चोट लग रहा है और ये कंपार्टमेंट अगर मान लो कि इंजूर हो गया, तो ये कंपार्टमेंट के कारण ना पूरा जो ये भी ये सब चीज़ें हैं ना, कहीं पे भी ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर हो जाता है, इसके कारण इंक्रीज प्रेशर हो जाता है एंड विच विल लीड टू डिक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो इन द होल एरिया, जिसके कारण इस्कीमिया हो जाता है। तो बेसिक चीज़ अगर बताऊँ तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग या इंटरनल स्वेलिंग, जिसके कारण बाकी जो साइड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना कंप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण इस्कीमिया होता है। अब ये कुछ भी नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। याद रखना है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ओके। अब देखते हैं एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, 5 P's है उसके, ठीक है। पहले तो पेन, पेन मतलब एक्सेसिव पेन ऑन पैसिव मूवमेंट है। एक्टिव मूवमेंट मतलब आप जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए हैं और फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको बोला कि आपका हाथ आप खुद मूवमेंट कीजिए, एक्टिव है वो। पैसिव मूवमेंट मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जैसे हमारा लेग उठा के ये सब करता है ना, तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट लेग उठा रहा है अभी एंड आपको पेन हो रहा है, तो वो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। तो पेन एक्सेसिव ऑन पैसिव मूवमेंट, पेन इंक्रीजिंग डिस्पाइट एनल्जेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेन एनल्जेशिया देने के बाद भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये मतलब ब्लड पूल हो गया अंदर, नहीं तो स्वेलिंग हो गया है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसीलिए। तो एक्सेसिव ऑन पैसिव मूवमेंट, एक्सेसिव और इंक्रीज्ड डिस्पाइट एनल्जेशिया, पेरेस्थीसिया मतलब पिंस एंड निडल सेंसेशन, और अगर सीवियर है, इफ सीवियर देन पैलर पल्सनेस पैरालिसिस। मान लो कि पैलर क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरा नहीं जा रहा है, इसीलिए पैलर, ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो गया इसलिए पल्स नहीं दिखेगा। ऐसा लास्ट मोमेंट ऐसा आएगा कि मतलब ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो गया तो नेक्रोसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। कूलनेस, मैंने वही बोला ना, नेक्रोसिस मतलब कूलनेस, क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा है ना, परफ्यूजन ही नहीं है, तो कूलनेस एंड लॉस ऑफ कैपिलरी रिटर्न, ठीक है। ये सेंसरी डिफिसिट, ये सीवियर में नहीं है, नॉर्मल लेग प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है। इमरजेंसी फेशियोटोमी डायग्राम दिया है, बस लेग जहाँ पे प्रेशर फॉर्म हुआ है उसको काट दो, वो मसल को काट दो, उसी को बोलते हैं फेशियोटोमी, ठीक है, ताकि वो प्रेशर रिलीव हो जाए और अंदर जितना भी फ्लूइड है वो बाहर आ जाए। अब रीपरफ्यूजन इंजरी क्या है, अब जो इस्केमिक टिश्यू था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लड सप्लाई इसको नहीं हो रहा था, ये इस्केमिक टिश्यू अभी क्या हो गया, फिर से अगर इसको ब्लड सप्लाई हो जाएगा तो मायोग्लोबिन रिलीज होगा ब्लड में, विच कैन लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी। तो ये याद रख लो कि एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में यहाँ से किडनी तक जाएगा, किडनी डैमेज होगा, बस इतना याद रख लो, ठीक है। तो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन लीड टू ए के आई एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका, एक्यूट हाइड्रेशन, और अगर सीवियर हो गया तो एक्यूट किडनी इंजरी, तो डायलिसिस इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे अल्कलाइजेशन क्यों चाहिए, एक्यूट किडनी इंजरी हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, इसका मतलब ही है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसीलिए अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं, नॉर्मल मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन में अगर एक्यूट किडनी इंजरी बोल रहा है, नहीं तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कुछ बोल रहा है, किडनी से रिलेटेड जो भी है उसका होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसके कारण यहाँ पे है NaHCO3, ओके।